हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जुड़कर आगामी परीक्षा जो यूपी-टीईटी का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। हम आते हैं पहले प्रश्न पर। स्टैनली किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था स्टैनली हॉल जी का। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था होती है, ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल जी ने। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार व दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार व दंड के महत्व को बताता है? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक महोदय जी ने 3 मुख्य नियम दिए थे, जबकि 5 गौड़ नियम दिए थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मुख्य नियम में आते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम यह होता है कि व्यक्ति इसमें उसको या तो पुरस्कार मिलता है या फिर उसे दंड मिलता है। तो वह इसका महत्व समझता है कि प्रभाव के नियम के द्वारा। मैकडूगल द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं? मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। संवेग जन्मजात ही होते हैं, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, ये सभी क्या होते हैं? ये संवेग होते हैं। तो इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। हम डिटेल की क्लास में उनको देखेंगे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम या इंग्लिश में बोलते से फोनेम, स्वनेम भी कहा जाता है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनिग्राम, इंग्लिश में बोलते से फोनेम, स्वनेम भी कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रॉड के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रॉड महोदय के द्वारा दिया गया था। आवश्यकता या मांग का सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया था। आर एन गैने के अधिगम सोपानकी के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो गैने महोदय ने जो अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। जो प्रथम होता है संकेत अधिगम, जबकि अंतिम होता है समस्या समाधान अधिगम। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गैने के अनुसार अंतिम अधिगम का जो चरण होता है वह कौन सा होता है? तो अधिगम समस्या समाधान अधिगम होता है अंतिम चरण। संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संप्रेषण यह एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में आपस में जो बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। प्रेषक, संदेश ग्राही, अंतःक्रिया, माध्यम, प्रतिपुष्टि, यह उसके क्या होते हैं? मुख्यतः 6 चरण होते हैं। अभिक्षमता से क्या तात्पर्य है? अभिक्षमता से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। जैसे कोई बालक यदि उसकी रुचि खेल में है तो वह उसकी अभिक्षमता कहलाएगी। यदि किसी बच्चे की रुचि गाने में है, सिंगिंग में है, तो वह उसकी अभिक्षमता कहलाएगी। फ्रॉड के अनुसार ओडिपस क्या होता है? तो फ्रॉड के अनुसार ओडिपस बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होना ओडिपस कहलाता है। फ्रॉड के अनुसार ओडिपस क्या है? तो बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होना ओडिपस कहलाता है। जबकि फ्रॉड के अनुसार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से ज़्यादा लगाव रखती है तो वह इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्योंकि कोई लड़की है यदि वह माता से कम प्रेम करके अपने पिता को ज़्यादा चाहे या पिता से ज़्यादा लगाव रखे तो वह कहलाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों की संख्या बताएं। मैंने पहले बताया थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, जबकि 5 गौड़ नियम बताए थे। इसमें आपका आता है पहला बहु अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का नियम, नंबर 2 मनोवृत्ति का नियम, नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 4 सदृशता का नियम, नंबर 5 साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये पांचों नियम याद करना बहुत ही आवश्यक है। डिस्फैक्सिया शब्द का अर्थ क्या होता है? डिस और फैक्सिया शब्दों से मिलकर बना होता है अक्षमता और वॉक।
यानी कि अक्षमता यानी कमी होना, बाक मीन्स वो से बोलने में। शिक्षण के मुख्य कौन कौन से स्तर बताए गए हैं? शिक्षण के मुख्य 3 स्तर बताए गए हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर या परावर्ती स्तर। यानी कोई चीज़ है वो हमारी स्मृति में है या नहीं है। अवबोध यानी हम उसको किस प्रकार से समझ पा रहे हैं, और चिंतन स्तर यानी हम उसका किस प्रकार से समझ के उसका उत्तर दे पा रहे हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है रूपम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है रूपम। सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का जनक W.L. महोदय जी को कहा जाता है। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के जनक कहलाते। इन्होंने 6 चरण बताए थे, जिसमें पहला होता है पाठ्य योजना तैयार करना। आपके लिए ये डिटेल में कराया जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में प्रथम पद होता है पाठ्य योजना बनाना और अंतिम पद होता है पुनः नियोजन। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत नोआम चॉम्स्की ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत नोआम चॉम्स्की जी के द्वारा दिया गया था। गिरोह अवस्था का संबंध किस अवस्था से? गिरोह अवस्था का संबंध 8 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं उनसे संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन कहलाते हैं? स्किनर महोदय। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ पर है? 1942 में इलाहाबाद में आचार्य नरेंद्र देव जी की अध्यक्षता में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी। आप लोग, हम जो सीरीज आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, आप प्रतिदिन सुबह शाम इस सीरीज को याद करते जाइए, क्योंकि जो टीटी की परीक्षा है वो बहुत जल्द आने वाली है और आपके लिए यहाँ से 20 प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।